अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। और आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें लैंग्वेज प्रोसेसर है, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर कहते किसको है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल or assembly language to machine language. Every computer has its own translator. ठीक है। पीछे हम बात कर रहे थे ना कि जो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें किसी न किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी जो उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सके मशीन लैंग्वेज में, ताकि फिर कंप्यूटर जो है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो वो जो ट्रांसलेटर हमें चाहिए था वो ही है ये जिसको अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन में भी यही बताया जा रहा है कि लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए काम कर रहा है, आपके सिस्टम के लिए काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये कैटेगरी किस में आ रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में। एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। और मशीन लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि ट्रांसलेटर आपका एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके सोर्स कोड को ट्रांसलेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, ताकि आपका कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, और आगे वो बता रहे हैं कि हर कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है। जैसे हम सी पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन का अपना ट्रांसलेटर होगा। ठीक है, जावा की बात करें तो जावा का अपना ट्रांसलेटर होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स हैं हमारे पास। सबसे पहला है कंपाइलर, दूसरा है इंटरप्रेटर, तीसरा है असेंबलर। वन बाय वन हम देखते हैं। काम तीनों का यही है कि इन्होंने ट्रांसलेट करना है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। अब कंपाइलर का ये काम है कि इसने वो तमाम इंस्ट्रक्शंस या वो पूरे का पूरा प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको ट्रांसलेट कर देना है मशीन लैंग्वेज में, पूरे के पूरे को, एज अ होल यानी कि पूरा। ठीक है, उस पूरे प्रोग्राम को या उस उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को उसने ट्रांसलेट कर देना है लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, द कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। यहाँ पे सोर्स कोड किसको कह रहे हैं? हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को। और ऑब्जेक्ट कोड किसको कह रहे हैं? मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, अब चूंकि हमने इनकी डेफिनेशन पढ़ ली है तो आगे हम सिर्फ इसका वर्ड नाम लेके यूज करेंगे। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे सोर्स कोड का वर्ड आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड का वर्ड आ रहा है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये छोटी सी डायग्राम है जो शो कर रही है कि कैसे आपका कंपाइलर काम कर रहा है। कंपाइलर को सोर्स प्रोग्राम दिया जाता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम दिया जाता है, और ये कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट कर देता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि लो लेवल या मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन के लिए जाता है आपके कंप्यूटर के पास। आगे थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं कंपाइलर की, कि जो कंपाइलर है वो किस तरह से काम करता है। द कंपाइलर चेक ईच statement in source code and generate the machine instruction. Compiler also check the syntax error in program. A program containing an error cannot be compiled. आपका जो कंपाइलर है जो आपने सोर्स कोड लिखा है उसकी हर एक स्टेटमेंट को चेक करता है, उसके मुताबिक जनरेट करता है मशीन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जब वो पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाता है तो आपका पूरा एक प्रोग्राम बन जाता है ऑब्जेक्ट कोड का, जो बाद में जा सकता है एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका कंपाइलर क्या काम करता है? एक तो पहली बात ये है कि हर स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, और दूसरा काम ये कर रहा है कि ये चेक कर रहा है सिंटैक्स एरर, यानी कि आपने प्रोग्राम को लिखते हुए कोई उसका रूल तो नहीं ब्रेक कर दिया। ठीक है, कहीं पे सेमीकोलन आना था तो वो आप लिखना भूल गए हो, या कहीं पे कोई कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके स्पेलिंग गलत लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह की जो एरर्स होती हैं वो कहलाती हैं सिंटेक्स एरर, यानी कि आपने प्रोग्राम लिखने के तरीके में कोई गलती कर दी है या उसके किसी रूल में कोई मिस्टेक कर दी है। तो आपका कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स एरर को भी साथ के साथ चेक कर लेता है कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर होगी तो वो आपको एरर का मैसेज शो करा देगा। जब तक तमाम सिंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम से खत्म नहीं हो जाती वो कंपाइल नहीं होगा। मतलब
वो ट्रांसलेट नहीं होगा मशीन कोड में, ठीक है, या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, कंपाइलर कैन ओनली ट्रांसलेट द प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच इट इज रिटन। फॉर एग्जांपल सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है, ठीक है। तो जो कंपाइलर जिस लैंग्वेज के लिए बनाया गया है वो सिर्फ उस लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में, दूसरी लैंग्वेज के प्रोग्राम को वो ट्रांसलेट नहीं कर सकता। इसलिए हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर होता है। हमने सी पे काम करना है तो सी का अपना कंपाइलर है। आगे हम देखेंगे कि हम किस कंपाइलर पे काम करेंगे सी लैंग्वेज के लिए। आगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है कंपाइलर की हमारे पास। एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी एफिशिएंट, द कंपाइलर प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट कोड दैट कोड इज यूज एवरी टाइम प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें मेन जो पॉइंट है ना कंपाइलर का वो ये है कि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एज अ होल ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लैंग्वेज में। जब एक दफ़ा वो पूरे का पूरा ट्रांसलेट कर देता तो उसकी एक कॉपी बन जाती है, ठीक है। फिर जब आप एक दफ़ा उस प्रोग्राम को चलाने के बाद बंद कर देते हैं, दोबारा ओपन करते हैं, दोबारा चलाते हैं, तो दोबारा उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पहले ही जो उसने पहली दफ़ा कॉपी बना के रखी थी वो उसी को इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, इस सेंस में ये एफिशिएंट है कि एक दफ़ा जो उसने ट्रांसलेट कर लिया है तो उसको दोबारा ट्रांसलेट नहीं करना पड़ेगा, वो उसी को दोबारा यूज कर लेगा जो उसने पहली दफा बना लिया था। डिसएडवांटेज क्या है, द एरर इज नॉट फाउंड इमीडिएटली। अब एरर इमीडिएटली कैसे नहीं हमें पता चल सकती, वो इस सेंस में ये बात करें क्योंकि यहाँ पे हमने बात की है कि जो आपका कंपाइलर है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। एज अ होल का वर्ड आ रहा था ना पीछे डेफिनेशन में, तो जो भी एरर वगैरह होंगी वो पूरे प्रोग्राम को चेक होने के बाद एक साथ आपको नजर आएंगी जो भी उसमें एरर्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हर लाइन को साथ के साथ चेक करे और आपको बता दे कि इस लाइन में ये गलती आ रही, ऐसा नहीं होगा। पूरे प्रोग्राम में जितनी भी एरर होंगी वो एक साथ आपको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि इमीडिएटली आपको एरर नहीं पता चलेगा कि हर लाइन का साथ के साथ बता दे, ऐसा नहीं है। ये इसका छोटा सा डिसएडवांटेज है। आगे हमारे पास इंटरप्रेटर का भी काम यही है कि इसने हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसलेट करना है लो लेवल लैंग्वेज में। एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट वन स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस भी आपने साथ के साथ चेक करते जाने के कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है। कंपाइलर में क्या वर्ड आ रहा था कि वो ट्रांसलेट कर रहा था पूरे का पूरा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में, लेकिन ये ट्रांसलेट कर रहा है वन स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम पे सिर्फ एक लाइन या एक स्टेटमेंट उठाएगा प्रोग्राम की और उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, वो जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद अगली स्टेटमेंट उठाई जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट, यही मेजर डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। सेकेंड पॉइंट में क्या बता रहे हैं, इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड। इफ देयर इज एन एरर इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज। सेकेंड पॉइंट पे ये बता रहे हैं हमारे पास कि इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद अगली स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। अगर हम स्टार्ट से देखें कि इंटरप्रेटर ने कैसे काम करना है, आपके पास एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसकी पहली स्टेटमेंट को उठाएगा, उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन लैंग्वेज में, ट्रांसलेट करने के बाद उसको एग्जीक्यूशन के लिए देगा। एग्जीक्यूट जब वो हो जाएगी उसके बाद वो अगली लाइन उठाएगा ट्रांसलेट करने के लिए। लेकिन अगर पहली लाइन में ही कोई एरर है तो वो वहीं पे अपना काम छोड़ देगा और एरर मैसेज शो करा देगा कि इस लाइन में ये एरर आया है, वहीं पे उसने अपना काम छोड़ देना है। फिर आप उस एरर को ठीक करेंगे और दोबारा से वो काम शुरू करेगा, फिर से वो पहली लाइन लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन उठाएगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे जिस लाइन पे भी एरर आ गया वहीं पे इसने रुक जाना, ठीक है। यही इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि जहां पे भी एरर आएगा इसने रुक जाना है और हर बार हमें स्टार्ट से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा या स्टार्ट से ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा इंटरप्रेटर में।
आगे ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। द एरर इज फाउंड इमीडिएटली, द प्रोग्रामर कैन करेक्ट द एरर ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट। अब पहला फायदा जो इसमें है वो ये है कि जो भी एरर है ना वो आपको फौरन मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक लाइन उठा के वो ट्रांसलेट कर रहा है और उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेज रहा है। तो जिस लाइन में एरर आएगी उसको एग्जीक्यूशन के टाइम फौरन ही पता चल जाएगा और उसी टाइम वो मैसेज शो करा देगा कि इस लाइन में एरर है आपके पास। ठीक है, ये तो इसका फायदा हो गया। लेकिन इसका नुकसान क्या है? इट इज नॉट वेरी एफिशिएंट। द इंटरप्रेटर डज नॉट प्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट कोड, इट कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन लैंग्वेज ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। इसका क्या मतलब है? ये एफिशिएंट क्यों नहीं है कि पीछे हमने बात की थी कि आपका जो कंपाइलर है उसने एक दफा जब ट्रांसलेट कर लिया है कोड तो उसको बार बार ट्रांसलेट करवाने की जरूरत नहीं है। हर बार वो जो एक दफा ट्रांसलेट करके रख दिया उसको उठाएगा, उसको इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन जो आपका इंटरप्रेटर है, आप जितनी दफा कोड चलाओगे वो उतनी दफा उस प्रोग्राम को पहले ट्रांसलेट करवाएगा मशीन लैंग्वेज में, फिर एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है आपके पास इंटरप्रेटर का। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप है असेंबलर। असेंबलर का क्या काम है? नाम से पता चल रहा होगा, असेंबली लैंग्वेज से इसका लिंक है। ठीक है, तो असेंबलर का आपके पास काम ये है कि इसने जो कोड हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा होगा उसको ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करना है। An assembler is a translating program that translates the instruction of assembly language into machine language। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसमें कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका काम सिंपल ये है कि इसको असेंबली लैंग्वेज को कोड दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में। तो ये थे आप लोगों के ट्रांसलेटर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।